हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे हरियाणा सीएचओ का पेपर और इस पेपर से हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आज जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस बच गए वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस पार्ट में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होंगे, यानी कि कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी होंगे। आपको मैं फॉर्मूलाज बता दूंगा किस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अभी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से वो क्वेश्चंस और कैसे क्या सॉल्व करना होता है। देखिए यहाँ पे हम 51 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप सभी से पहले तो रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑन द प्रिवलेंस रेट इज। आपको यहाँ पे सिंपली ये पूछा गया है कि जो प्रिवलेंस रेट है उसको कौन सा वो स्टेटमेंट है जो अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, मतलब प्रिवलेंस रेट को अच्छे से वो डिस्क्राइब कर रहा है। ऑप्शंस आपके सामने पढ़ते रहना। ऑप्शंस में डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट। प्रिवलेंस रेट का मतलब है ए नंबर ऑफ पेशेंट हु हैव एट द डिजीज एट ए पर्टिकुलर टाइम डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन एट रिस्क ऑफ हैविंग द डिजीज एट दैट टाइम। यानी जो फर्स्ट जो लाइन है ये प्रिवलेंस रेट की कंप्लीट क्या है, डेफिनेशन है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए स्टेट, देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ चुका है। इफ ए स्टेट हैज 5 लाख लाइव बर्ड्स इन ईयर 2020 to 21 and 500 maternal deaths were reported during the period, then what would be the MMR of the state of this period। आपको यहाँ पे दो वैल्यू दे रखी है। एक तो 2020 और 2021 के अंदर जो जन्म हुए हैं, मतलब जितने भी जन्मे हैं बच्चे, उनकी आपको यहाँ पे काउंटिंग दे रखी है। 5 लाख लाइव बर्थ हुए हैं, उनमें से 500 जो मैटरनल डेथ है, यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेंस है जिनके डिलीवरीज होती है और डिलीवरी होने के बाद में जो है उनकी डेथ वगैरह हो जाती है, तो मतलब 500 मैटरनल डेथ हुई है। ये आपको यहाँ पे आंकड़े दे दिए। अब आपको ये पूछा गया कि यहाँ पे जो MMR होगी, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट होगी, वो यहाँ पे कितनी होगी। तो दोस्तों आपको करना क्या है, MMR निकालनी है। MMR निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो MMR का फॉर्मूला पता होना चाहिए। MMR का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। अब देखिए मैं पहले तो आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। MMR का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मदर्स डेथ ड्यू टू चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस इन द ईयर। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी मैटरनल डेथ हुई है वो किसकी वजह से हुई है, वो किसी न किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से हुई है। मतलब चाइल्ड बर्थ के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, उसकी वजह से क्या हुई है, मैटरनल डेथ हुई है। तो वो नंबर यहाँ पे आपको दे रखे हैं कितने, 500। तो ऊपर वैल्यू आ जाएगी कितनी आपकी, 500 अपॉन। अब देखिए यहाँ पे आपको जो नीचे वैल्यू जो लिखनी है वो कौन सी लिखनी है, लाइव बर्थ। यानी कि नीचे जो इसमें फॉर्मूले में आएगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स अकरिंग इन द ईयर। यानी कि एक साल में कितने बच्चों का जन्म हुआ है, जो लाइव बर्थ्स हुए वो काउंटिंग आपको यहाँ पे लिखनी है। यानी कि 5 लाख। आपको दोनों वैल्यू दे रखी है। दोस्तों फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पे आपको 5 लाख लिख देना है, ऊपर आपको 500 लिख देना है, इनटू, और आपको पता होगा MMR को रिप्रेजेंट करते हैं 1 लाख से। किससे, 1 लाख से। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको 1 लाख कर देना है। तो 1 लाख से 5 लाख को आप जब डिवाइड करोगे तो आपके सामने वैल्यू आ जाएगी, सिर्फ कितनी बचेगी आपके सामने वैल्यू, 5। यानी आप जब इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बचेगी आपके पास वैल्यू, 100। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 100। यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए कि 100 है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी 100 आपके सामने वैल्यू आ गई। तो दोस्तों आपको करना है क्या है, MMR का पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जैसे आप फॉर्मूला यहाँ पे यूज करोगे तो मैटरनल डेथ्स आपकी क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। देन लाइव बर्थ्स जो हैं वो नीचे आ जाएगी, और MMR को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 लाख से, तो वो वैल्यू इंटू करके 1 लाख यहाँ पे आ जाएगी, और इनको जब आप डिवाइड करोगे तो आपके सामने वैल्यू आएगी 100। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैथमेटिक्स का है, ये भी मैं आपको इजीली वे में आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया इफ 3000 इन्फेंट्स डाइड आउट ऑफ टोटल एट 80,000 लाइव बर्थ्स इन ए स्टेट इन ए गिवन ईयर ऑफ 2019 to 20, देन विल बी द IMR ऑफ द स्टेट फॉर दिस पीरियड। यहाँ पे आपको पूछा गया IMR, ऊपर आपको पूछा गया था MMR, यहाँ पे पूछा गया IMR। IMR का मतलब है
इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो इन्फेंट्स हुई है, मतलब जो इन्फेंट्स हैं उनकी डेथ हो रही है, तो यहाँ पे आपको आईएमआर का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। पहले तो आईएमआर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट्स अंडर 1 ईयर ऑफ एज इन ए ईयर। यानी इन्फेंट्स कौन से होते हैं, 1 साल से कम की एज की, यानी 1 साल से कम की जो भी एज के बच्चे होते हैं वो होते हैं इन्फेंट्स। तो जो इन्फेंट्स है उनकी डेथ हो रही है 1 साल से कम के बच्चों की, मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 साल से जो भी कम के बच्चे होते हैं उनकी डेथ हो रही है 1 साल में, वो कितनी हो रही है वो वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है। कितनी हो रही है, 3000। देखिए 3000 इन्फेंट्स से डेथ हो रही है। अब देखिए नीचे जो आपको इसमें जो एक और जो फॉर्मूले में आता है वो आता है नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स इन द सेम ईयर, यानी कि 1 साल में कितने लाइव बर्ड्स हो रहे हैं, यहाँ पे वो भी वैल्यू दे रखी है 80,000। देखिए अब आपको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे पहले आपको लिखनी है इन्फेंट डेथ कितनी हो रही है, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 3000, देन 3000 के नीचे आ जाएगा लाइव बर्ड्स, यानी कि कितने लाइव बर्ड्स हो रहे हैं 1 साल के अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 80,000। आगे 80,000 यहाँ पे देन आईएमआर को रिप्रेजेंट करते हैं 1000 से, किससे, 1000 से। तो देखिए यहाँ पे आप जब इनको 1000 मतलब 3 शून्य से 3 शून्य चले गए, अब 80 को जब आप 3000 से डिवाइड करोगे तो आपके सामने वैल्यू आ जाएगी 37.5। कितने आएगी वैल्यू, 37.5। आप डिवाइड करके देख लीजिए 37.5 ऑप्शन में है कि नहीं है, पहले देख लीजिए। यहाँ पे आपको 37.5 यानी कि ऑप्शन बी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। फॉर्मूला पता ही नहीं है तो आप ऐसे तुक्के मार के आ रहे हो, 45 कर दिया, 47 कर दिया, 25 कर दिया, तो आपके आंसर्स क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस का जरूर ध्यान रखिए। इस बार भी हरियाणा सीएचओ में क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरीनेटल डेथ रेट इज, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर जरूर है लेकिन मैं जो क्वेश्चंस बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुनिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको पूछा गया पेरीनेटल डेथ रेट इज, यानी जो पेरीनेटल डेथ रेट है उससे आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, सम ऑफ द फिटल एंड नियोनेटल डेथ रेट। यानी कि पेरीनेटल डेथ रेट का मतलब है जो फिटल और नियोनेटल डेथ रेट होती है उसका क्या होता है, ये सम होता है, मतलब सम ऑफ दी फिटल एंड नियोनेटल डेथ रेट, उसको क्या बोलते हैं, पेरीनेटल डेथ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द स्टेट बर्ड ऑफ हरियाणा। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है हरियाणा का स्टेट बर्ड कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी, ब्लैक फ्रैंकोलिन। जो ब्लैक फ्रैंकोलिन है वो क्या है, हरियाणा का स्टेट बर्ड है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मरकंडा रिवर एंशिएंट नेम वाज, थोड़ा सा ब्लर है, यानी कि जो मरकंडा नदी है उसका प्राचीन नाम क्या है। एंशिएंट नेम का मतलब प्राचीन नाम, तो प्राचीन नाम जो मरकंडा नदी अभी है उसको प्राचीन किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन सी, यानी कि अरुणा। थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर है लेकिन ये अरुणा नाम है। तो जो अरुणा नदी है ये पहले का नाम था, अभी क्या है इसका नाम, मरकंडा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करंट एमएमआर ऑफ हरियाणा एंड इंडिया इज। आपको यहाँ पे एमएमआर पूछी गई है, करंट एमएमआर कितनी है हरियाणा और इंडिया की। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी, 91। ये एमएमआर है 91 हरियाणा की, और इंडिया की टोटल 113 यानी 113। तो 91 और 113 एमएमआर है हरियाणा और इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी ईडीडी कैन बी कैलकुलेटेड बाय। यहाँ पे आपको फॉर्मूला पूछा गया है ईडीडी कैसे निकालते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत पहले से ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आप सभी को वैसे भी पता ही होगा, बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा। देखिए ईडीडी कैसे निकालते हैं, ईडीडी को निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो यूज़ लिया जाता है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 9 मंथ्स प्लस 7 डे। ये फॉर्मूला लगा के आप ईडीडी यानी एक्सपेक्टेड डेथ या एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है वो आप काउंट कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको नेग्लेज रूल बोलते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपार्ट फ्रॉम रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी ऑफ डायरिया जिंक एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। देखिए यहाँ पे आपको सिंपली क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो सीवियरिटी ऑफ डायरिया है उसके ड्यूरेशन को रिड्यूस करने के लिए जिंक टैबलेट दी जाती है, बच्चों में हो चाहे फिर हो एडल्ट्स में हो, लेकिन ऑलमोस्ट जिंक की जो टैबलेट होती है वो बच्चों में ही दी जाती है। जब बच्चों को डायरिया वगैरह होता है तो उसकी सीवियरिटी और ड्यूरेशन को कम करने के लिए जिंक जो है वो एडमिनिस्टर करवाया जाता है। तो ये
ये क्या कर रहा है, डायरिया की सीवियरिटी और ड्यूरेशन को तो कम कर रहा है, साथ ही साथ और क्या काम करता है, जिंक जो सप्लीमेंटेशन आप दे रहे हैं बच्चों को, ये और क्या काम करता है, ये आपको पूछा गया है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना, ऑप्शन सेकंड, रिड्यूसेस द इंसिडेंस ऑफ सब्सिक्वेंट एपिसोड्स ऑफ डायरिया एंड पॉसिबिलिटी निमोनिया ओवर द एंड यूजिंग 3 मंथ्स। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो जिंक सप्लीमेंटेशन आप बच्चे को दे रहे हैं, ये डायरिया के एपिसोड्स को तो कम करेगा ही करेगा, डायरिया की जो सीवियरिटी है, ड्यूरेशन है, उसको तो कम करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ये निमोनिया की पॉसिबिलिटी को भी कम कर देता है। यानी कि बच्चों को अगर निमोनिया की प्रॉब्लम वगैरह होती है तो उनको भी जिंक सप्लीमेंटेशन दिया जाता है, और ये 3 महीने तक काम करता है। जिंक जो सप्लीमेंटेशन है ये 3 महीने तक डायरिया के एपिसोड्स को कम करेगा, साथ ही साथ ये निमोनिया की पॉसिबिलिटी को भी कम करेगा। तो ये आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डोज ऑफ जिंक गिवन ड्यूरिंग डायरिया एपिसोड्स इज डैश mg फॉर द चाइल्ड बिटवीन 2 month to 6 month and days mg for child about 6 month to as given for days। यहाँ पे सिंपली ये पूछा गया कि जो जिंक की टैबलेट दी जाती है बच्चों को जब डायरिया उनको होता है, तब आपको यहाँ पे कितने mg की टैबलेट आप दोगे। जो बच्चे की एज आपको यहाँ पे दे रखी है, 2 महीने से 6 महीने का बच्चा है, साथ ही यहाँ पे कितने mg की आप डोज दोगे जब बच्चे की उम्र जो है वो 6 महीने से ज़्यादा है, और वो आप डोज कितने दिनों तक दोगे, ये सिंपली आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना है, ऑप्शन सी 10 mg 20 mg एंड 7 डेज 14 डेज। यानी कि जो 10 mg है वो कितने साल के बच्चों के दोगे, 2 महीने से 6 महीने के बच्चों के दोगे, और 6 महीने से अगर ज़्यादा के बच्चे हो चुके हैं तो उनको कितने mg दोगे, 20 mg। कितने mg, 20 mg, और वो कितने दिनों तक देनी है, 14 दिनों तक। तो ये रेशियो आपको याद रखना है। जिंक को लेकर 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए और ये वापस रिपीट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन चिल्ड्रन व्हेन डायरिया लास्ट फॉर 14 डेज और मोर इट इज़ डायग्नोस्ड एज। मैंने आपको पहले कहा था कि जो 30% सिलेबस है वो BPCCHN से आया है, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, ये आपको BPCCHN की बुक्स में मिलेंगे, ये चाहे जिंक वाला क्वेश्चन हो चाहे ये डायरिया वाला क्वेश्चन हो। ओके, देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर बच्चे को 14 दिन से ज़्यादा तक डायरिया की कंडीशन रहती है तो ये कैसे, मतलब किस कंडीशन में आता है, ये क्या डायग्नोस होगा। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना, ऑप्शन सी सीवियर क्रॉनिक डायरियल एपिसोड्स। यानी कि अगर 14 दिन से ज़्यादा तक डायरिया किसी बच्चे को होता है तो वो जो है किस में काउंट होता है, सीवियर क्रॉनिक डायरियल एपिसोड के अंदर काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डोज ऑफ डिवॉर्मिंग टैबलेट्स गिवन बिलो 1 year old चाइल्ड इज। आपको यहाँ पे पूछा गया कि डिवॉर्मिंग जो टैबलेट यूज ली जाती है अल्बेंडाजोल, वो 1 साल से कम के बच्चों को कितने क्या डोज आप एडमिनिस्टर कराओगे। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड 400 mg ट्वाइस ए ईयर। यानी कि 400 mg की टैबलेट दिन में मतलब साल में 2 बार देनी है। 400 mg की टैबलेट साल में 2 बार देनी है, कितने साल से कम के, 1 साल से कम के बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A 1 month infant has 1 big bowl and has temperature of 37.6 degree as per IMNCI, he will be classified as। ये भी आपको BPCCHN की बुक्स में ही मिलेगा, ये भी BPCCHN की बुक्स में मिलेगा, इसलिए मैंने आपको कहा है कि 30% जो सिलेबस है वो BPCCHN की बुक्स से आया है। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि 1 महीने का बच्चा है, इन्फेंट है, उसका टेम्परेचर आपको यहाँ पे दे रखा है, और साथ ही बिग बेल, यहाँ पे थोड़ा सा ये ब्लर हो रखा है तो समझ में नहीं आ रहा है कि बिग बॉल दे रखा है या फिर बिग बेल दे रखा है। यानी कि ये आपको जो क्लासिफिकेशन, मतलब कौन सी कैटेगरी का क्लासिफिकेशन है या फिर ये किसको इंडिकेट कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना, ऑप्शन फर्स्ट लोकल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मतलब जब लोकल सीरियस कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उस दौरान जो टेम्परेचर वगैरह वो बढ़ जाते हैं 1 महीने के बच्चे की। यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन पूछा गया, तो 1 महीने के बच्चे में अगर टेम्परेचर वगैरह बढ़ रहा है तो उसको क्या हुआ है, लोकल कोई सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीवियर जॉइंडिस इन ए यंग इन्फेंट इज असिस्टेड बाय चेकिंग इफ ही हैज़। यानी कि सीवियर जॉइंडिस अगर किसी इन्फेंट को होता है तो आप कैसे पता लगाएंगे, क्या चेक करेंगे आप। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, आपको यहाँ पे ऑप्शन ए येलोविश चेस्ट। यानी कि जो चेस्ट है वो भी कैसा हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। और आप सभी को पता है जैसे जॉइंडिस किसी को होता है तो आंखें भी पीली हो जाती है, नाखून भी पीले हो जाते हैं, जीभ भी पीली हो जाती है, मतलब टंग भी पीली हो जाती है। तो यहाँ पे चेस्ट जो है वो भी क्या होगा,
क्या हो जाएगा, येलोविश कलर में हो जाएगा। सीवियर जॉइंटिस की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए young infant has diarrhea and is lethargic and has sunken eyes, he will be classified as per IMNCI। जो IMNCI गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग अगर किसी बच्चे को या फिर इन्फेंट को डायरिया होता है, साथ ही लिथार्जिक कंडीशंस उसमें डेवलप होती है, संकन आइज की कंडीशन डेवलप होती है, तो इसको किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, या यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है ऑप्शन सी, डायरिया विथ सीवियर डिहाइड्रेशन। मतलब बच्चे को डायरिया तो हुआ ही हुआ है, साथ ही साथ क्या हुआ है, सीवियर डिहाइड्रेशन भी हुआ है, उसकी वजह से लिथार्जिक कंडीशन और संकन आइज की कंडीशंस बच्चे में डेवलप हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रंटिंग इज द शॉर्ट सॉफ्ट साउंड्स ए यंग इन्फेंट्स मैक्स वाइल। यानी कि जो ग्रंटिंग साउंड है वो कैसी होती है, शॉर्ट होती है, सॉफ्ट साउंड होती है। ये मोस्टली यंग जो इन्फेंट्स होते हैं उनके अंदर देखने को मिलती है। तो ये जो ग्रंटिंग साउंड है वो कब अराइज होगी, आपको यहाँ पे सिंपली पूछा गया है कि जो ग्रंटिंग साउंड है वो कब अराइज होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सी, ब्रीदिंग इन और एंड आउट। यानी कि जब बच्चा श्वास अंदर लेगा, रेस्पिरेशन करेगा, चाहे इनहेलेशन कर रहा हो चाहे एक्सपायरेशन कर रहा हो, दोनों ही टाइम क्या होगी, ग्रंटिंग साउंड्स आपको बच्चे के अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज टोटल डोज ऑफ टैबलेट मिजोप्रोस्टोल गिवन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच। इन पोस्टपार्टम जो हेमरेज है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो मिजोप्रोस्टोल की टैबलेट दी जाती है उसके कितनी डोज दी जाती है। दोस्तों यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो करना ऑप्शन सी, 600 माइक्रोग्राम्स, यानी 600 माइक्रोग्राम की टैबलेट यूज ली जाती है पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेशेंट विथ 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी गिविंग हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग पर वेजाइनल रिपोर्ट्स एट सब सेंटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी डन। यहाँ पे HO का मतलब है हिस्ट्री ऑफ, PV का मतलब है पर वेजाइनल। तो देखिए यहाँ पे एक 20 वीक की प्रेग्नेंट महिला आपके पास में आई है सब सेंटर पे, और उसमें जब हिस्ट्री उसकी आप पूछते हैं उस महिला से तो वो कहती है कि ब्लीडिंग की प्रॉब्लम मुझे रहती है। जब आप पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो भी वो प्रॉब्लम आपको शो होती है। तो अब आप यहाँ पे एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर क्या करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। देखिए पर वेजाइनल एग्जामिनेशन आपको करना है, साथ ही साथ रेफर भी करना है फर्स्ट रेफरल यूनिट पे। पर वेजाइनल एग्जामिनेशन आपको करना है, रेफर विथ मतलब कहने का मतलब वही है, ऑप्शन ए बी सी दोनों तीनों का मतलब एक ही है। ऑप्शन ए में आपको दोनों एक साथ दे दिया और बी और सी में इनको ही अलग अलग करके दे दिया है, तो ऑल ऑफ दी अबव आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BCG इज एन, जो BCG है वो क्या है, तो ये BCG क्या होती है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन है, यानी कि इंट्राडर्मली इस वैक्सीन को लगाई जाती है, इसलिए ये क्या है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग द इंसर्शन ऑफ IUD द वुमन शुड रिटर्न टू द क्लिनिक। यानी कि जब आप किसी महिला को IUD लगाते हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइस लगाते हैं, तो उस महिला को वापस क्लिनिक पे कब आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी, ओनली इफ शी इज हैविंग ए प्रॉब्लम और वांट्स टू हैव इट रिमूव्ड। यानी कि उस महिला को क्लिनिक पे तब आना चाहिए जब उसको या तो कोई प्रॉब्लम हो रही हो या फिर जो आपने IUD लगाई है वो क्या हो चुकी हो, रिमूव हो चुकी हो, तभी उसको आने की ज़रूरत है। बाकी ऐसे वहाँ पे क्लिनिक पे बार बार आने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वैक्सीन स्टोरेज कंडीशंस इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे देखिए वैक्सीन स्टोरेज की कंडीशन को लेकर सभी स्टेटमेंट्स क्या है, सही है, एक को छोड़कर नॉट करेक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन में एक्सेप्ट लिखा आ जाए चाहे नॉट करेक्ट लिखा जाए, कहने का मतलब यही है कि एक को छोड़कर, तो एक स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे गलत है, बाकी सभी क्या है, सही है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, मिजल्स शुड बी कैप्ट एट -15 डिग्री सेंटीग्रेड एट ऑल लेवल्स। यानी जो -15 डिग्री का जो सेल्सियस टेम्परेचर है उस पर मिजल्स की वैक्सीन को नहीं रखते हैं, मतलब -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मिजल्स की वैक्सीन को रखी जाती है। बाकी यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं वो तीनों ही क्या है, सही है, तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, ये क्या है, गलत है। ऑप्शन ए आपको यहाँ पे क्या करना है, करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सेसिव वेट गेन शुड अराउज सस्पिशियन ऑफ प्रीक्लेम्सिया एंड ट्विंस, हाउ मेनी केजी इज एक्सेसिव वेट गेन। आपको यहाँ पे ये पूछा गया कि जो एक्सेसिव जो वेट गेन होता है, तो ये जो कंडीशन आपको यहाँ पे दे रखी है, या तो प्रीक्लेम्सिया हुआ है या फिर कोई ट्विंस हुआ है,
तो उसकी वजह से मतलब आपको सस्पेंशन है कि इसकी वजह से क्या हो सकता है, ये एक्सेसिव वेट गेन हो सकता है। तो आपको यहाँ पे ये पूछा गया कि जो एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है उसमें कितना क्या वेट गेन होता है। दोस्तों यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन थर्ड, मोर देन 3 kg पर मंथ, यानी कि महीने में 3 किलो से ज़्यादा अगर वेट गेन हो रहा है तो समझ जाइए कि वो किसका मतलब वो महिला जिसमें ये जो वेट है वो गेन हो रहा है, मतलब वो सस्पिशियस है कि इसको या तो प्रीक्लेम्सिया है या फिर ट्विंस हो रहे हैं। तो ये जो सस्पिशन है इसमें जो भी वेट गेन होता है वो कितना होता है, मोर देन 3 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स टू प्रिवेंट चाइल्ड फ्रॉम हाइपोथर्मिया जस्ट आफ्टर डिलीवरी। कौन सा वो मेथड है जो आप यूज़ करोगे जिससे आप बच्चे को हाइपोथर्मिया की कंडीशन से आप बचाओगे जब उसकी डिलीवरी हो जाती है। बच्चे की डिलीवरी के बाद में आप क्या करोगे, बच्चे को हाइपोथर्मिया की कंडीशन से बचाओगे, इसलिए आप कुछ ना कुछ तो करोगे। तो अब आप करोगे क्या, वही तो आपको यहाँ पे पूछा गया। करेक्ट आंसर आपको करना है यहाँ पे ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। जो रूम टेम्परेचर वो भी आप मेंटेन करोगे, साथ ही साथ कंगारू मदर केयर भी आप बच्चे को दोगे, और साथ ही साथ इमीडिएटली रिमूव द वेट क्लॉथ एंड रैप द अनदर वार्म क्लॉथ, यानी जो गीले कपड़े हैं बच्चे के वो हटाओगे और उसको सूखे कपड़े पहनाओगे। तो ये सभी काम आपको करने हैं, तभी बच्चे को आप हाइपोथर्मिया से बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग काउंसलिंग यूजिंग द गैदर टेक्निक्स इट इज इंपॉर्टेंट टू। गैदर टेक्निक को लेकर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। ओके, देखिए यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। यानी जो गैदर टेक्निक जो काउंसलिंग के दौरान यूज़ लेते हैं उसमें सभी यहाँ पे मतलब ये जो कंपोनेंट्स आपको दे रखे हैं ए बी सी, सभी गैदर टेक्निक में यूज़ करते हैं। टेल, ग्रेट, एक्सप्लेन, ये सभी क्या है, गैदर के ही कंपोनेंट्स है। तो ये सभी काउंसलिंग के दौरान गैदर टेक्निक में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूज्ड आईवी शुड बी डिस्कार्डेड इन विच कलर बीएमडब्ल्यू बिन, यानी कौन से बीएमडब्ल्यू बिन में आईवी सेट्स को डिस्कार्ड किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए, रेड कलर। जो रेड कलर का बीएमडब्ल्यू बिन आता है उसमें आईवी सेट्स को क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी डिस्कार्डेड इन येलो बीएमडब्ल्यू बिन। कौन सा, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, निम्नलिखित में से कौन है वो जिसको येलो बीएमडब्ल्यू बिन के अंदर डिस्कार्ड नहीं किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी, शू कवर। जो जूते के कवर होते हैं उनको येलो बीएमडब्ल्यू बिन में डिस्कार्ड नहीं करते हैं, बाकी सभी को डिस्कार्ड आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन को लेकर यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनमें से कौन सा एक सही है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सेकंड, हैंड शुड बी वॉश्ड फॉर 120 सेकेंड्स, यानी कि 2 मिनट तक आपको हैंड वॉशिंग करनी होती है। तो ये हैंड हाइजीन को लेकर यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूज्ड कॉटन बॉल्स एंड गॉज पीस शुड बी डिस्कार्डेड इन विच कलर बीएमडब्ल्यू बिन। कौन से बीएमडब्ल्यू बिन में यूज्ड जो भी कॉटन बॉल्स होते हैं, गॉज पीस होते हैं, उनको डिस्कार्ड किया जाता है। दोस्तों आप सभी को यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, येलो कलर। जो येलो कलर का बिन आता है उसमें यूज्ड बॉल्स एंड गॉज पीस को डिस्कार्ड किया जाता है। और जो रेड है उसमें आईवी बॉटल्स हो गई, आईवी कैथेटर्स हो गए, आईवी सेट हो गया, वो सभी जो भी है जो भी रबर वाले इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जो भी होते हैं ये आपको रेड कलर में डिस्कार्ड करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर प्रोसेसिंग फॉर यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स फॉलोइंग इज ट्रू, यानी कि जब आप इंस्ट्रूमेंट्स को किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं, जो प्रोसेसिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके रिगार्डिंग कौन सा एक सही है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, ऑटोक्लेव्ड इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर 2 वीक्स आफ्टर ऑटोक्लेविंग। मतलब जो ऑटोक्लेव्ड जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको 2 वीक के बाद में आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऑटोक्लेव करने के बाद में। वैसे तो जल्दी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी भी गलत है। बॉइलिंग एंड ऑटोक्लेव इक्वल एफिशिएंसी बोथ कैन बी डन फॉर स्टरलाइजेशन। यहाँ पे मतलब जो बॉइलिंग और ऑटोक्लेव दोनों की इक्वल एफिकेसी बिल्कुल भी नहीं होती है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, ऑटोक्लेव्ड इंस्ट्रूमेंट्स कैन यूज्ड बी 2 वीक्स आफ्टर ऑटोक्लेविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन शुड यू यूज अल्कोहल बेस्ड हैंड रब एंड सैनिटाइजर। मतलब आप कब यूज़ करोगे जो भी अल्कोहल बेस्ड हैंड रब होते हैं, जो सैनिटाइजर्स होते हैं, वो आप कब यूज़ करोगे। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, बिफोर ए स्टेराइल प्रोसीजर। जब भी आपको स्टेराइल प्रोसीजर कर रहे हैं उससे पहले आपको हैंड रब करना है, सैनिटाइजर से आपको हैंड रब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट शुड बी वियर वाइल अटेंडिंग ए बर्थ। यानी जब आप कोई डिलीवरी करवा रहे हो, कंडक्ट करवा रहे हो डिलीवरी, तो उस दौरान कौन से पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आप यूज़ करोगे।
दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट, क्लीन, एप्रॉन, ग्लव्स, आई वियर, कैप, मास्क एंड क्लोज्ड फुटवेयर। ये सभी जो भी आपको यहाँ पे पीपीई के इक्विपमेंट्स बताए गए हैं सभी यूज़ करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वैक्सीन शुड ऑल हेल्थ वर्कर्स है, मतलब जो भी हेल्थ वर्कर्स है सभी हेल्थ वर्कर्स को कौन सी वैक्सीन लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सेकंड, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन सभी वर्कर्स को, जो भी हेल्थ वर्कर्स है उनको लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ इज इट रिकमेंडेड टू ड्राई हैंड्स आफ्टर हैंड वॉश, मतलब जो आपने ड्राई हैंड्स किए, मतलब हैंड वॉशिंग आपने किया उसके बाद में जो ड्राई हैंड्स जो है उनको आपको क्या करना है, सुखाना है। कैसे आप सुखाओगे, तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सी, एयर ड्राई एंड यूज स्टरलाइज्ड पेपर एंड टॉवेल, मतलब या तो आप स्टरलाइज्ड पेपर या टॉवेल यूज कर सकते हैं या फिर हवा से आप सुखा सकते हैं, ड्राई एयर से आप क्या कर सकते हैं, सुखा सकते हैं। बाकी आपको कोई भी शेयर्ड टॉवेल यूज नहीं करना है, ना ही कोई गाउन यूज करना है, ना ही कोई आपको क्लॉथ या फिर कोई अदर से जो भी मैटर होते हैं उनको किसी को भी यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर शुड स्टाइल आइटम्स बी प्लेस्ड, जो भी स्टाइल आइटम्स होते हैं उनको रखते हैं कहाँ पे, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। इन ए क्लोज्ड कैबिनेट में रखते हैं, सेल्फ इन लेबर रूम सो दैट इजीली एसेसिबल, जहाँ पे इजीली एसेसिबल हो वहाँ पे लेबर रूम में रख सकते हैं। साथ ही ओपन एंड प्लेस्ड ऑन डिलीवरी ट्रॉली रेडी फॉर यूज्ड व्हेन रिक्वायर्ड, यानी जो ट्रॉली होती है, डिलीवरी ट्रॉली होती है उसमें रख सकते हैं ताकि वो जब भी जरूरत हो उनको काम में ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर आर, प्रिंसिपल आपको पूछा गया है पीएससी यानी प्राइमरी हेल्थ केयर का। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। पब्लिक पार्टिसिपेशन हो, एक्सेसिबिलिटी, हेल्थ प्रमोशन, ये सभी क्या है, प्रिंसिपल्स है प्राइमरी हेल्थ केयर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट, जो हेल्थ है यहाँ पे मतलब आपको डेफिनेशन पूछी गई है, हेल्थ जो है वो कौन सी स्टेट है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। कंप्लीट मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, सोशल वेलबींग, जो हेल्थ है वो क्या है, सोशली, मेंटली और फिजिकली वेलबींग अगर कोई पर्सन है तो वो क्या है, हेल्दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉपर IUCD आर अवेलेबल अंडर नेशनल प्रोग्राम, जो नेशनल प्रोग्राम चल रहा है उसके अंतर्गत जो कॉपर IUCD है उसके कितने क्या टाइप्स यूज लिए जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। एक भी यहाँ पे है और दो भी है और तीन भी है, यानी कि जो कॉपर IUCD है जो अंडर नेशनल प्रोग्राम जो चल रही है वो मतलब एक टाइप की भी है, दो टाइप की भी है वैसे, और तीन टाइप की भी है। आपने सुना होगा कॉपर 380A, कॉपर 375A, उसी प्रकार से एक और चलती है कॉपर कुछ करके नाम है ना। हाँ, तो तीन भी है, एक भी है, मतलब यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PPIUCD कैन बी प्लेस्ड इन फॉलोइंग कंडीशंस, आपको यहाँ पे पूछा गया है जो PPIUCD है वो किस कंडीशन में और कब आप क्या करोगे, इसको लगाओगे। दोस्तों यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव। इमीडिएट फॉलोइंग द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, जैसे ही प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद में आप PPIUCD लगा सकते हैं। नेक्स्ट है विद इन 74 आवर्स फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ, मतलब जैसे ही बच्चा होता है उसके 74 आवर्स के अंदर अंदर, 72 आवर्स के अंदर अंदर जो है PPIUCD लगानी होती है। नेक्स्ट है विद इन 7 डेज ऑफ द चाइल्ड बर्थ, और साथ ही जो मतलब चाइल्ड बर्थ होता है उसके विद इन 7 डेज आप यहाँ पे जो PPIUCD वो लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉपर IUCD 380A, मतलब मैंने अभी आपको बताया जो कॉपर IUCD 380A है उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। इफेक्टिव अप टू, ये कब तक इफेक्टिव होती है आप सभी को पता ही है, 10 साल तक। एक बार जब इसको इंसर्ट कर दिया जाता है उसके बाद 10 साल तक ये काम करती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सपायरी डेट ऑन द IUCD पैकेज रेफर्स टू, जो IUCD पैकेज है उसके ऊपर जो एक्सपायरी डेट होती है वो किसको रेफर करती है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, द सेल्फ लाइफ ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द पैकेज, जो पैकेज है उसके स्टेबिलिटी की सेल्फ लाइफ होती है वो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए आउटब्रेक ऑफ कॉलेरा इन ए विलेज ऑफ 2000 पॉपुलेशंस 20 केसेज हैव अकर्ड एंड 5 केसेज डाइड, कैश फैटेलिटी रेट इज। यहाँ पर फिर से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पूछा गया कैश फैटेलिटी रेट, यानी कि कैश फैटेलिटी रेट का आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वैल्यूज आपको यहाँ पे दे रखी है। कैश फैटेलिटी रेट यानी CFR का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डेथ, नंबर ऑफ डेथ अपॉन नंबर ऑफ ऑल केसेज, नंबर ऑफ ऑल केसेज। देखिए यहाँ पे दोनों आपको चीज़ें दे रखी है। 5 जो केस वो क्या है,
डेथ के हैं, तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगी वैल्यू 5। साथ ही नंबर ऑफ ऑल केसेज, कितने केस आए हैं आपके पास में, टोटल 20। कितने केस आए, 20। पॉपुलेशन आपको दे रखी है 2000, कितनी दे रखी है पॉपुलेशन 2000, तो आपको 2000 से तो कुछ लेना देना ही नहीं है। यहाँ पे आपको एक तो वैल्यू निकालनी है जो डेथ हुई है, यानी कि 5 डेथ हुई है कितने में से, 20 केसेस में से, 20 केस में से 5 डेथ हुई है इनटू 100। तो ये क्या है, कैश फर्टिलिटी रेट का फॉर्मूला आपके पास में आ गया। इससे अब आप सॉल्व इसको इजीली कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको इजीली यहाँ पे मतलब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ गए 5, तो यहाँ पे 5 इंटू 5 कितने हो गए 25। देखिए ऑप्शन में 25 है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन सेकंड 25%। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। दोस्तों फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायमेंशन ऑफ वेलनेस आर, यानी कि जो डायमेंशन है हेल्थ के वो आपको पूछे गए कौन सा डायमेंशन है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, इमोशनल, एनवायरमेंटल, सोशली, सभी क्या है डायमेंशन है किसके, वेलनेस के या हेल्थ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोविड-19 को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। कोविड-19 इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद द वायरस स्ट्रेन। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि कोविड-19 जो इन्फेक्शन फैल रहा है वो कौन से वायरस स्ट्रेन की वजह से फैल रहा है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन फर्स्ट, SARS-CoV-2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए थंब रूल इन एनी गिवन मंथ अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी एंटीनेटल केसेज शुड बी इन द रिकॉर्ड। मतलब जो थंब रूल है उसके अकॉर्डिंग एक महीने में कितने एंटीनेटल केसेज रिकॉर्ड करने होते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, 50% ऑफ द नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज एस्टिमेटेड। मतलब 50% जो प्रेगनेंसी एस्टिमेटेड जो भी नंबर्स होते हैं उनमें जो एंटीनेटल केसेज के जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो आपको अकॉर्डिंग टू थंब रूल एक महीने में इतने केसेज जो है वो रिकॉर्ड करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज इन ए ईयर विथ बर्थ रेट 25 इन ए पॉपुलेशन 5000 अंडर द सब सेंटर विल बी। यहाँ पे फिर से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा गया एस्टिमेटेड नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। अब दोस्तों यहाँ पे ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि जो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज है वो कैसे क्या निकालते हैं। चलिए एस्टिमेटेड नंबर ऑफ प्रेगनेंसी निकालने का फॉर्मूला होता है CBR, मतलब क्रूड बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट अपॉन 100 यहाँ पे सॉरी 1000 इंटू आपको पॉपुलेशन जो आपको दे रखी है, मतलब पॉपुलेशन ऑफ द एरिया। तो देखो आपको क्या क्या वैल्यू दे रखी है, एक तो CBR मतलब क्रूड बर्थ रेट, यानी बर्थ रेट आपको यहाँ पे दे रखी है कितनी है 25 है। साथ में आपको पॉपुलेशन दे रखी है, सब सेंटर की पॉपुलेशन कितनी हो गई आपकी 5000। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आपका आ जाएगा 25 मतलब बर्थ रेट जो आ गई। देन नीचे आपको 1000 मतलब 1000 इंटू आपको पॉपुलेशन यहाँ पे दे रखी है कितनी 5000। अब देखिए 3 से ये चला गया, अब 5 को 25 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास में 125। ऑप्शन में देखिए 125 है कि नहीं है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों एस्टिमेटेड नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज अगर काउंट करनी है ना तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला है CBR यानी क्रूड बर्थ रेट अपॉन 1000 इंटू पॉपुलेशन ऑफ द एरिया। तो जो एरिया की पॉपुलेशन वो आपको दे रखी है, साथ ही क्रूड बर्थ रेट भी आपको दे रखी है। अब इसको डिवाइड आप कर लीजिए और आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला और सिंपल सा यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाई AEFI से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। AEFI से आप क्या समझते हैं, एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये 2019 का पेपर है तो सीधी सी बात है उस टाइम जो हेल्थ मिनिस्टर थे वो कौन थे, डॉक्टर हर्षवर्धन। ऑप्शन ए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और अभी मनसुख जी मांडविया जी है, आप सभी को पता ही है। तो मनसुख मांडविया जी जो है अभी के करंटली हेल्थ मिनिस्टर है, पहले ये थे हर्षवर्धन जी, आपको पूछा जा सकता है इस बार भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन क्वेश्चन को सुन लीजिए अच्छे से। और व्हाट इज द obstetric formula of a woman who is presently pregnant with twin pregnancy, is pregnant for
4 टाइम्स एंड हैड प्रीवियस 2 लाइव बर्थ्स एंड 1 अबॉर्शन। तो मतलब पूरी चीज़ आपको यहाँ पे दे रखी है और जो ऑब्स्टेटिक फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सही आंसर बताना है। देखिए 2 प्रीवियस लाइव बर्थ्स हो रखे हैं, साथ ही 1 अबॉर्शन हो रखा है, तो P2 आ गया और A1 आ गया। ये तो मतलब 3 ऑप्शंस में आपको दे रखा है। अब ग्रेविडा देखिए, 2 लाइव बर्थ उसको क्या हो रखा है, पहले से ही हो रखे हैं, अभी वो महिला क्या है, प्रेग्नेंट है, तो कितने हो जाएंगे, और वो भी प्रेग्नेंट तो है, साथ ही साथ क्या है, वो ट्विन प्रेगनेंसी है। उसमें कौन सी प्रेगनेंसी है, ट्विन प्रेगनेंसी है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी, G4P2A1, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेंटावेलेंट वैक्सीनेशन से प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच ऑल डिजीजेज। जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है वो कौन सी डिजीज से प्रिवेंट करती है, तो ये तो आप सभी को पता है, पेंटावेलेंट में 5 वैक्सीन आती है, मतलब 5 डिजीज कंडीशन से एक साथ प्रोटेक्ट करती है। कौन सी वैक्सीन, पेंटावेलेंट वैक्सीन। तो कौन सी वो डिजीज कंडीशन है, करेक्ट आंसर आपको करना है यहाँ पे ऑप्शन सेकंड, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटेनस, यानी डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। तो ये जो डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी है, इनसे प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है, पेंटावेलेंट वैक्सीन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कंट्रोलिंग एपिलेप्टिक फिट्स। जो एपिलेप्टिक फिट्स है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस यूज लेते हैं, दोस्तों करेक्ट आंसर कर देना है ऑप्शन सी, इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट, यानी MgSO4। MgSO4 ड्रग ऑफ चॉइस होती है इक्लेम्सिया के लिए, और इक्लेम्टिक फिट्स पूछ ले चाहे इक्लेम्सिया पूछ ले। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट हो चुका है, मतलब ये पेपर अच्छे से आपको मैंने समझा दिया है। अगर आपको फिर भी कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।